जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का जो अंतिम पार्ट हमारा बचा था, एक का अंग, जिसका पिछले 2, 3 या 4 क्लास से 3, 4 हम लोगों ने लाइव भी लिया, इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कशन भी किया। इसको आज हम लोग अंतिम रूप से खत्म करने वाले हैं। पूरा सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर के समझ लिए हैं। क्या है शक्ति संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कितने प्रकार में बांटा गया है, पारंपरिक गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन क्या है, कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, अलग अलग पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बहुउद्देशीय परियोजना, लगभग सभी टॉपिक को एक एक चीज को हम लोग खत्म करने के बाद पिछले लाइव सेशन में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट किए थे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। जी हाँ, आपका जो चैप्टर है उसके लास्ट में जो पूरा क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय और वैकल्पिक प्रश्न, इन दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक करके सभी क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे, क्या आंसर होता है, किस तरह लिखा जाता है, किस तरह आप सजा के लिखेंगे ताकि आप जितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं उतना मार्क्स आपको डिलीवर किया जा सके, उतना मार्क्स आपको मिल सके। और जब आपका इस छोटा छोटा पॉइंट पे, छोटे छोटे क्वेश्चन पे आपके मार्क्स नहीं करते हैं तो आप एक बड़े मार्क्स को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है शक्ति और ऊर्जा संसाधन, बहुत दिन से जो बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं जान रहे होंगे। शक्ति ऊर्जा संसाधन हम लोग ऑलरेडी 3 क्लास इसका पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किए थे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 18 जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी चैप्टर का वो करेंगे। उसके बाद जो भी आपके 15 लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सभी को हम इस सेशन में कवर करेंगे। उन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। बात करें अब फिर से वही भारत संसाधन में उपयोग, हमारी जो रोशनी पब्लिकेशन की कैप्टन सीरीज की जो बुक है उसके अंतर्गत आपको जो भूगोल की जो बुक है वो आपको दी जाती है। भूगोल की बुक है कैप्टन सीरीज के अंतर्गत, रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन सीरीज के अंतर्गत कैप्टन भारत संसाधन एवं उपयोग, आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीटीबीसी के तर्ज पर सारा कंटेंट आपको सेम ऐसे अवेलेबल होगा। साथ ही साथ आपका पूरा क्वेश्चन आंसर आपको इस बुक में देखने को मिलता है। यानी एक कंप्लीट तैयारी के लिए आपको हमारे इस रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा। और इस पूरे बुक को, जो भी हमारे सीरीज की बुक है जिसका डिस्कशन मैं एंड में भी करूंगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी और भी 9, 10, 11, 12 इन सभी क्लास की जो बुक्स हैं वो हम अवेलेबल करवाते हैं। वहां पे जाके आपको परचेज करना होगा एक कंप्लीट तैयारी के लिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2026 की तैयारी के लिए। बैक टू आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक करके हम सारा डिस्कशन करेंगे थोड़े मोड़े। और चूंकि जो बच्चे हमारे सब शुरू से जुड़े हैं, हमारे साथ शुरू से हमारा सारा क्लास फॉलो किए हैं, शुरू से सब कुछ एक एक चीज के कॉन्सेप्ट को हम लोग का समझे हैं, वो बच्चे इन सारे क्वेश्चन को ऐसे फटाफट उड़ा देंगे। क्या करेंगे, देखेंगे भी नहीं, फटाफट उड़ा देंगे। क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक ऑब्जेक्टिव में आपको, जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं उनको इस क्लास की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए ये क्लास होने वाला है एक रिवाइजिंग क्लास। क्या होने वाला है, रिवीजन का क्लास होने वाला है। और जो बच्चे शुरू से नहीं जुड़े हैं, सिर्फ चाहते हैं कि इस पूरे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का हमको आंसर मिल जाए, इसलिए वो सर्च करके हमारे इस वीडियो तक जुड़े हैं। तो बच्चा आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। रोशनी पब्लिकेशन का ये कैप्टन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो। और ये ऑनलाइन क्लास सिर्फ ऐसे नहीं कि आधा आधा आपको मिलेगा, पूरा मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर आपको कवर करा के देने वाले हैं हम लोग। ठीक है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? जो बच्चे हमारे साथ पढ़ चुके हैं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि खनिज तेल पूरे भारत, पूरे विश्व का भारत 1% ही रखता है। पूरे विश्व का 1% से भी कम खनिज तेल भारत में पाया जाता है। और राज्य की बात करें तो बिहार में खनिज का तो कुछ उतना महत्व ही नहीं है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। राजस्थान भी नहीं, तमिलनाडु भी नहीं, असम में भारत का पहला खनिज तेल असम में पाया गया। और असम में ही, असम का डिगबोई क्षेत्र, असम का भी और भी अलग अलग क्षेत्र है जहां पे खनिज तेल पाया जाता है। ठीक है, तो खनिज तेल सबसे ज्यादा भारत में कहां पाया जाता है? असम क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आइए हम लोग फटाफट कीजिए। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो तारापुर भारत का पहला, क्या है? तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अब तारापुर कहां है? तारापुर है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, तारापुर एनटीपीसी, क्या बोले हैं? तारापुर एनटीपीसी, न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जाता है, तारापुर में पहला है।
तारापुर महाराष्ट्र में। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय यानी जिसका एक बार उपयोग करके हम दोबारा, उसका स्रोत अपार है, उसको हम लोग चाहे कितना भी यूज कर ले खत्म नहीं होता। लेकिन अनवीकरणीय जो कि अगर हम यूज करेंगे तो वो समय के साथ वो खत्म होते रहेगा, उसका हम लोग, वो हमारे पास सीमित है, वो हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। तो अनवीकरणीय क्या है? जल हमारे पास कंटिन्यूअस आ रहा है, जल चक्र होता है कि वाष्प में परिवर्तित होकर बादल, बादल से फिर यहाँ समुद्र। भारत पूरे दुनिया में 75% लगभग 72 से 75% जल अवेलेबल है, तो ये भी अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा, डेली सूर्योदय होता है, डेली सूर्यास्त होता है, सौर ऊर्जा का भी हमारे पास अपार भंडार है। पवन भी हमेशा चलता है। कोयला एक टाइम ऐसा आएगा अगर हम इसका दोहन करते रहे तो खत्म हो जाएगा। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कोयला। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जाते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मिस करेंगे, जो बच्चे हमारे पुराने क्लास करते आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इस क्लास में। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो बच्चे हमारे इस सेशन से नहीं जुड़ पाए हैं, और जो बच्चे नए नए हमारे इस चैनल पे आए हैं, वो इससे मिस करेंगे कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा होता क्या है? प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा क्या होता है? प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा। ऊर्जा के दो प्रकार क्या है? दो प्रकार। प्राथमिक ऊर्जा क्या होता है? वैसा ऊर्जा जो सीधे सीधे प्रकृति से मानव को प्राप्त हो जाए, जो सीधे सीधे प्रकृति से मानव को प्राप्त हो जाए उसे प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। गौण ऊर्जा, वैसा ऊर्जा जो प्राथमिक ऊर्जा पे निर्भर हो, यानी प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त तो होता है, लेकिन गौण ऊर्जा क्या होता है? प्राथमिक ऊर्जा का रूप बदलकर बनाया जाता है गौण ऊर्जा। ठीक है, जो प्राथमिक ऊर्जा पे डिपेंड करता है उसे गौण ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? कोयला सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है प्राथमिक ऊर्जा पे। विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस भी सीधे प्रकृति से, पेट्रोलियम भी प्राकृतिक से। लेकिन विद्युत क्या होता है? जो प्रकृति की जो ऊर्जा है, जैसे जल हो गया तो जल विद्युत बनता है, ताप विद्युत बनता है कोयला का यूज करके, यानी कोयला पे निर्भर करता है विद्युत, जल पे निर्भर करता है विद्युत, परमाणु पे निर्भर करता है विद्युत। तो ये क्या है? गौण ऊर्जा है, ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। इतना चीज समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। अब देखिए, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, यहां भी फिर से समझ लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको फिर से समझाया जा रहा है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या कहलाते हैं? वैसे ऊर्जा के स्रोत जो अभी से पहले से हम उसका यूज करते आ रहे हैं, वो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या है? कोयला उतना थोड़ी पुराना है, नया नया हो सकता है। विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, विद्युत भी नया नया है। तो सब ऐसा लगता है कि भैया गैर पारंपरिक तो लगभग सभी लग रहा है, इतना भी पुराना थोड़ी। पहले तो खाली लकड़ी उकड़ी जानते थे हम लोग, लेकिन नहीं। अब एक दूसरे कॉन्सेप्ट से अगर आप समझना चाहें तो पारंपरिक वैसा स्रोत है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जिसका यूज करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी लगाने का जरूरत नहीं है। ये आसानी से समझा जा सकता है कि वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसका यूज करने के लिए हम लोग को बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी लगाने का जरूरत नहीं है, उसे ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कहते हैं। और गैर पारंपरिक, जिसका यूज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, अधिक साधन संपन्न होने की आवश्यकता है, उसे ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कहलाता है। ये बिल्कुल लेटेस्ट में है, नया में है। तो कोयला निकालो, यूज करो। विद्युत, ये भी क्या निकालो, यूज करो। बहुत बार कोयला से बन रहा है, ताप विद्युत बन रहा है। पेट्रोलियम भी आपका निकालो, यूज करो। लेकिन सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा की टेक्नोलॉजी अभी भी विश्व के कई देशों के पास नहीं है। बहुत सारे देश सौर ऊर्जा की टेक्नोलॉजी अभी नहीं ले पाए हैं, और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री में सौर ऊर्जा का अभाव है। वहां पे टेक्नोलॉजी ही नहीं है, सोलर प्लेट कैसे बनते हैं उन लोगों को पता भी नहीं है। तो ऐसे में सौर ऊर्जा क्या है? गैर पारंपरिक स्रोत है। आप यहां से समझ जाइए। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? बहुत अच्छे। आगे चलेंगे अब इसमें 6 नंबर पे। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? आसानी से लिख लीजिए, 20 लाख वर्ष पूर्व। लाख क्या लिखिए? लाख। लाख याद रखिए, क्योंकि इसी तरह आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका इसी तरह का आंसर आपको एग्जाम में भी आएगा। 20 20 20 20 सब में रहेगा, हजार, करोड़, लाख। तो लाख आपका सही आंसर हो गया। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य। भारत में
कोयला सबसे ज्यादा उत्पादित झारखंड में है। भारत में कोयला सबसे ज्यादा भंडार झारखंड में है। यहां पे आपका झारखंड ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी लगा दीजिए, ऑप्शन बी लगा दीजिए आराम से। ख नंबर 7 का समझ में आ गया। 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। तो सबको पता है सबसे बेस्ट किस्म का कोयला एंथ्रासाइट। अब कोयला है क्या भैया? कोयला एक ऐसा पत्थर है जिसको हम लोग जलाने के लिए यूज करते हैं, जो ईंधन के रूप में यूज होता है। और ईंधन के रूप में कोयला का कौन सा पार्ट जलता है? कार्बन जलता है। क्या जलता है? कार्बन जलता है। वैसा पत्थर जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जिसमें जीवाश्म की मात्रा हो, काला हो, कोयला कहलाता है। अब समझिए कौन सा कोयला ज्यादा बढ़िया होगा? जो ज्यादा बढ़िया जलेगा। अब कौन सा कोयला ज्यादा बढ़िया जलेगा? जिसमें ज्यादा कार्बन होगा। तो सबसे ज्यादा कार्बन होता है एंथ्रासाइट में। उस पत्थर में क्या 80 से 90% कार्बन होता है। यानी ऐसा पत्थर जिसमें 80-90% कार्बन हो, एंथ्रासाइट। फिर पीट सबसे कम अति होता है, लिग्नाइट, बिटुमिनस। इसी तरह एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट धीरे धीरे कम होते रहता है। पीट में सबसे कम होता है कोयला, यानी 30% से भी कम जिसमें कार्बन पाया जाता है उसको पीट कहते हैं। समझ में आ गया कि वैसा पत्थर जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसको कोयला बोल दीजिए। अब जिसमें कार्बन जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि जलता क्या है? कार्बन जलता है, पत्थर नहीं जलता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। बंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात के लिए, तेल शोधक कारखाने के लिए, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। अब बंबई हाई क्या है? मुंबई से 176 किलोमीटर दूर। क्या है? मुंबई से 176 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी उत्तर पूर्व में नहीं, आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम में, वेस्ट ईस्ट में आप बोल सकते हैं। उत्तर पश्चिम में कौन सा एक क्षेत्र है जहां पे तेल निकला है? क्या निकला है? तेल निकला है। उसी को बंबई हाई कहते हैं। खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है, 176 किलोमीटर दूर। चलिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना बहुत ही आसान है। भारत में सबसे पहले तेल मिला आसाम के क्षेत्र में। कहीं भी अगर आपको ऑप्शन दिखे तो सबसे पहले आसाम वाला देखना है। मथुरा में भी तेल शोधक कारखाना है, बरौनी बिहार का तेल शोधक कारखाना है। भारत में सबसे पहले तेल मिला था आसाम में, और दूसरे बार जब सबसे तेल मिला, दूसरा बार सेकेंड बार में जब तेल मिला तो आसाम के डिगबोई में मिला, और उसी डिगबोई में पहला तेल शोधक कारखाना आपको देखने को मिलता है। गो नंबर सही हो गया। आगे 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? सबको पता है, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसको पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। इतना सबको पता होगा। आगे बढ़िए, फटाफट क्वेश्चन चलते रहते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना भारत का सबसे सेकेंड हाईएस्ट, दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध, जो कि सतलज नदी पे बना है। कहां बना है? सतलज नदी पे बना है। ठीक है। और पहला सबसे बड़ा बांध भारत का टिहरी बांध। क्या है? टिहरी बांध। चलिए आगे, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, ये जो पिछले बार आपका जिक्र हुआ है भाखड़ा नांगल है। पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे। लेकिन अब हम लोग दक्षिण भारत में चलेंगे कि साउथ भारत में, दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तो तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी परियोजना? तुंगभद्रा परियोजना। अब तुंगभद्रा नदी पे ये क्या है? कृष्णा की सहायक नदी है। क्या है? कृष्णा की सहायक नदी। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा पे ही तुंगभद्रा परियोजना बना है। अब एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे क्या देखना है आपको? सतलज नदी सेकेंड हाईएस्ट है। ये उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना उस सबको बिजली पहुंचाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और भी ऊपर कुछ छूट गया, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों को कौन? भाखड़ा नांगल परियोजना से बिजली प्राप्त होती है।
दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, इन सभी को बिजली तुंगभद्रा परियोजना से मिलती है। इतना समझ जाइए। 14 नंबर, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? ताप विद्युत केंद्र कहां है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण, या आप बोल सकते हैं ताप विद्युत केंद्र गया में है, बरौनी में है, समस्तीपुर में है, कटिहार में है। तो इसका आंसर की अगर आप बात करें तो क्या होगा आपका? तो बिहार के 7 ताप विद्युत केंद्र में क्या है आपका? बरौनी है। क्या है आपका? बरौनी है। बिहार में 7 जगह एनटीपीसी है। कितने जगह है? 7 जगह। इसमें से आपका पटना के पास है बाढ़। कहाँ है? बाढ़ में एनटीपीसी, बाढ़ एनटीपीसी है कहाँ? पटना में। और भी अलग अलग जगह, बरौनी में है, कहलगांव में है। कहलगांव कहाँ? भागलपुर। आगे बात कीजिएगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, बहुत बार क्वेश्चन आया है आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन में। निम्न में कौन यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई क्या है? पेट्रोलियम के लिए। झरिया आपका कोयला के लिए है। घाटशिला भी आपका कोयला के लिए। लेकिन ये झारखंड का जादूगोड़ा 94 किलोमीटर लंबा पट्टी बना हुआ है। क्या है? 94 किलोमीटर लंबा पट्टी बना है। झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम की प्लेट है, यूरेनियम की पट्टी है। झारखंड के जादूगोड़ा आपका यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य क्षेत्र है। कौन सा? झारखंड का जादूगोड़ा। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, भारत का सबसे पहला परमाणु विद्युत गृह और एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, तो आपको क्या होगा? तारापुर। क्या होगा? तारापुर। अब तारापुर कहाँ है? हर बार बोल रहा हूं, तारापुर महाराष्ट्र में। चलिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है? यानी भारत का कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा के विकास की संभावना है? तो समझ जाइए, बहुत बच्चों को पता होगा, राजस्थान में। कहां होगा? राजस्थान में। दूसरा सबसे बड़ा बात करेंगे तो गुजरात में। गुजरात में क्या? सौर ऊर्जा प्लांट लगाया भी जा रहा है। गुजरात में सौर ऊर्जा प्लांट लगाया भी जा रहा है। तो सेकंड हाईएस्ट अगर बोला जाए, सेकंड लार्जेस्ट, तो आपका क्या होगा? गुजरात। गुजरात में सौर ऊर्जा की विकास की सबसे ज्यादा संभावना है। आगे बात की, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूलित स्थितियां कहां पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गंगा नदी में या कोसी नदी में? तो गंगा नदी में नहीं। ज्वारीय ऊर्जा कहां उत्पन्न होगी? ज्वारीय ऊर्जा अधिक समुद्र में उत्पन्न होगी। तो सबसे ज्यादा अनुकूल जो परिस्थिति है वो है खंभात की खाड़ी। क्या है आपका? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी कहाँ? आपका गुजरात और महाराष्ट्र के जो बीच का जो क्षेत्र है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का जो क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं आपका खंभात की खाड़ी। इसको बोलेंगे आपको क्या? खंभात की खाड़ी। यहीं पे आपका खंभात की खाड़ी होता है। ये गुजरात है आपका और ये महाराष्ट्र। समझ में आ रहा है? ये छोटा सा आपका इंडिया का मैप आप इधर से बोल सकते हैं, फिर यहां से आपका, सॉरी ये और बड़ा लो भाई, ठीक है, इतने तक समझिए। ठीक है, ये आपका खंभात की खाड़ी में। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। 18 ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिए, किसी में कोई दिक्कत नहीं हुआ। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, कहलगांव भागलपुर में तेल शोधक कारखाना है, बाढ़ में तेल शोधक कारखाना है। इसके अलावा भी 4 जगह और बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार के कुल 7 जिलों में या 7 स्थानों में तेल शोधक कारखाना नहीं, एनटीपीसी है। क्या है आपका? एनटीपीसी है। बिहार के 7 जिलों में ताप विद्युत केंद्र है। बरौनी में आपका तेल शोधक कारखाना है। बिहार बरौनी में क्या आपका तेल शोधक कारखाना भी है, एनटीपीसी भी है। और बरौनी कहाँ है? बेगूसराय जिला में। बेगूसराय जिला में। बिहार का सेकंड सबसे अमीर जिला, सेकंड सबसे अमीर जिला कौन सा है आपका? बेगूसराय है। और बिहार का पहला सबसे ज्यादा प्रदूषित जिला, फर्स्ट पोजीशन पे जो आता है, बेगूसराय है। तो बहुत सारा फैक्ट है, बाद में बात करेंगे इस पे। आपका टॉपिक से हट के अब इधर लिखिए, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के 3 उदाहरण दीजिए। हम लोग ऑलरेडी समझा चुके हैं आपका, जिसपे ज्यादा टेक्नोलॉजी जरूरत है उसको पारंपरिक, गैर पारंपरिक, और जिसमें टेक्नोलॉजी की कम आवश्यकता है, जिसका हम लोग शुरू से बहुत टाइम से उपयोग करते आ रहे हैं, वो आपका पारंपरिक। तो पारंपरिक में क्या होगा आपका? कोयला शुरू से करते आ रहे हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। 3 खत्म। गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सभी के लिए टेक्नोलॉजी लगता है। क्या लगता है? टेक्नोलॉजी। पूरे देश के या फिर पूरी दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसके पास टेक्नोलॉजी के अभाव में इन सब का उपयोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं।
ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है। गैर पारंपरिक का सबसे अच्छा खूबी होता है कम प्रदूषण, अधिक ऊर्जा और लगातार उससे ऊर्जा मिल सकती है। वो क्या है? अनवीकरणीय है। क्या है वो? नवीकरणीय है। क्या है वो? नवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार उपयोग करने पर वो खत्म नहीं होंगे, या उसका क्या है? फ्लो कंटिन्यूअस है। समझ में आ जाइए। दूसरा नंबर पे आ जाइए। गोंडवाना समूह कोयले क्षेत्र का नाम लिखिए। गोंडवाना समूह कोयला क्षेत्र आप बोल सकते हैं नदी घाटी का जो क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र हो गया, चाहे आपका पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र हो गया, और भी बहुत सारे नदी घाटी का जो क्षेत्र है गोंडवाना समूह के अंतर्गत आता है। आंसर किस तरह लिखिएगा? गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्र का विस्तार 4 नदी घाटी में पाए जाते हैं। कहां? 4 नदी घाटी में। दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी नदी घाटी और वर्धा गोदावरी नदी घाटी। अब इसमें अलग अलग राज्य आते हैं। दामोदर में जैसे पश्चिम बंगाल, क्या आएगा? पश्चिम बंगाल और झारखंड। सोन में क्या आएगा आपका? बिहार और झारखंड। इसी तरह महानदी में उड़ीसा, मध्य प्रदेश। वर्धा गोदावरी आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। तो इसी तरह से अलग अलग क्या है आपका राज्य आते हैं। चलिए आगे आप देखिए। झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र के नाम लिखिए। कोयला से ही अभी सारा क्वेश्चन आ रहा है। ये आपका गोंडवाना समूह झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक, झारखंड के झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, सभी क्षेत्रों में इन सभी 5 मुख्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। कौन सा? कोयला उत्पादक क्षेत्र, कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का, बढ़िया से लिख दो, इसके अलावा आपका क्या है? पश्चिम बंगाल के रानीगंज का भी कुछ क्षेत्र आपका कहां? झारखंड में ही पड़ता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज का भी कुछ क्षेत्र झारखंड में पड़ता है। चलिए आगे बढ़िए। कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। सबको पता होगा, जितना भी बच्चा अभी तक जुड़े हुए हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी इसको कवर किए हैं। कौन कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। और यहाँ क्या लिखना है? क्या होगा? पिट। तो आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। ये 4 प्रकार के कोयले आपके पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट, दूसरा सबसे बेस्ट बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और सबसे घटिया किस्म का कोयला पिट का। कहा सबसे घटिया किस्म का पिट है। आगे, पेट्रोलियम में किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से बहुत चीज का निर्माण होता है। ग्रीस बना लीजिए, केरोसिन बना लीजिए, पेट्रोल बना लीजिए, डीजल बना लीजिए। आपका सौंदर्य प्रसाधन में भी बहुत उपयोग होता है। देखिए गैसोलीन बना लीजिए, डीजल बना लीजिए, स्नेहक यानी ग्रीस बना लीजिए, करासन तेल बना लीजिए, पेट्रोल, कृत्रिम रेशा, कीटनाशक और अन्य दवाई में भी, साबुन में भी पेट्रोल का यूज होता है, प्लास्टिक बनाने में भी पेट्रोल का यूज होता है। बहुत सारा क्षेत्र है जहां पेट्रोलियम का यूज होता है। ये सभी आप देख सकते हैं। 10 से 11 लिखा हुआ है। आप अगर चाहें 4, 5, 6, 7 जितना आपको याद हो आप अपने एग्जाम में घसड़ के चलाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। छठा क्वेश्चन पे आइए। सागर सम्राट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MVVI क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन, जो आप बोल लीजिए, सारा क्वेश्चन यही है। सागर सम्राट क्या है? बहुत सारे बच्चे छोड़ के आते हैं, समझदार बच्चे इसको करके आते हैं। कैसे करेंगे समझदार बच्चे इसको? तो सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट है आपका जो क्षेत्र है मुंबई हाई। मुंबई हाई जो कि मुंबई से 176 किलोमीटर दूर समुद्र में है। उस समुद्र में तेल मिला है, वहां से तेल को निकालने के लिए सागर सम्राट का उपयोग होता है। सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र में कार्यरत एक जलयान है। क्या है? जहाज है। क्या है आपका? जलयान है, जो समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर तेल कूप की खुदाई का कार्य करता है। जैसे समुद्र में अगर ऐसे तेल निकालेंगे, पानी में आएगा, वो तेल बह जाएगा। तो क्या सागर सम्राट एक जलयान है, जहाज है, जो कि क्या करता है? जिस तरह जमीन पर छेद करके तेल निकाला जाता है, उसी तरह बिल्कुल सावधानी से सागर सम्राट नामक जलयान वहां से क्या तेल निकाल रहा है। समुद्र से क्या कर रहा है? तेल निकाल रहा है। कहां से? मुंबई हाई से। चलिए आगे बात कीजिए। किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों के स्थान निर्दिष्ट कीजिए। कहां कहां है 4 तेल शोधक कारखाना?
सबसे पहले बिहार में बरौनी लगा दीजिएगा, सबसे पहले बिना किसी देरी किए। असम का डिगबोई क्षेत्र, ये कहाँ है आपका? असम में है। ये कहाँ है आपका? असम का डिगबोई क्षेत्र। बरौनी हो गया आपका बिहार में। ये दो गोत आपका बढ़िया से याद होना ही चाहिए। बिहार का बेगूसराय कहाँ है? बिहार। अब बिहार में भी आपका कहाँ? बेगूसराय। जो बिहार के बच्चे हैं उसको ये होना चाहिए याद। बिहार के बेगूसराय में। अब तारापुर महाराष्ट्र में। हल्दिया पश्चिम बंगाल। हल्दिया पश्चिम बंगाल। तो इन सभी क्षेत्र में आपका क्या है? तेल शोधक कारखाने हैं। कच्चा तेल निकलता है, काला काला निकलता है, उसको रिफाइन किया जाता है, उसको बढ़िया से साफ किया जाता है। तो उसी को डिगबोई में एक कारखाना है, तारापुर में कारखाना है, बरौनी में है और हल्दिया में है। इन सभी क्षेत्रों में क्या तेल को शुद्ध किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है। पूरे भारत में अब तक 18 तेल शोधक कारखाना है। कितना? 18 तेल शोधक कारखाने हैं। समझ में आ गया बच्चा? 8वां नंबर पे जल विद्युत उत्पादन में कौन कौन से मुख्य कारक हैं? जल विद्युत के उत्पादन में मुख्य कारक क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए जल विद्युत उत्पादन में? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो नदी का जो बहाव है वो बिल्कुल तेज होना चाहिए, ऊंचाई से गिरना चाहिए, ताकि जितना तेज गिरेगा उतना तेज डायनेमो घूमेगा, उतनी अच्छी बिजली बनेगी। तो पहला कारक ये पहाड़ी क्षेत्रों में होना चाहिए, बांध बनाना चाहिए। कैसे आप लिखिएगा, कहां से लिखिएगा? सतत वाहिनी और प्रचुर जल राशियां। जी हाँ, वो जो जहां पे बना रहे हैं जल विद्युत उत्पादन के लिए, वो हमेशा वो नदी बहती होना। ऐसी नहीं सूख गई, बरसाती नदी है 2 महीना बिजली दे रही है, मतलब एक पूरा प्रोजेक्ट हम लोग का सिर्फ 12 महीने के लिए जो बनाए थे वो 2 महीना में सिमट जाएगा। नदी मार्ग की तीव्र ढाल, बिल्कुल ऊंचाई से गिरना चाहिए, तीव्र ढाल होना चाहिए। जल का बहुत स्पीड वेग होना चाहिए। प्राकृतिक जल प्रपात होना चाहिए। अगर कहीं प्राकृतिक जल प्रपात, कहीं प्राकृतिक रूप से कहीं जल गिर रहा है तो वहां भी सघन औद्योगिक और वाणिज्यिक आबाद क्षेत्र, यानी जहां हम बना रहे हैं उसके आसपास लोग होने चाहिए, औद्योगिकीकरण होना चाहिए वहां पे, ताकि जो बिजली बने उसको हम लोग यूज कर सके। ठीक है। और पर्याप्त पूंजी, बहुत सारा पूंजी चाहिए, परिवहन का साधन चाहिए, प्रविधिक ज्ञान चाहिए, टेक्नोलॉजी का ज्ञान चाहिए। क्यों? टेक्नोलॉजी का ज्ञान चाहिए। अन्य ऊर्जा स्रोतों का अभाव होना चाहिए, यानी अगर वहां पे और भी अल्टरनेटिव ऊर्जा स्रोत है तो इसका उतना खास जरूरत नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, अगर उन सबका अभाव है तो यहाँ पे आप जल विद्युत लगा सकते हैं। चलिए, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप 2 स्टार मार के रख लीजिए। काहे? बहुत बार आता है कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं? क्योंकि नदी घाटी जो परियोजनाएं होती है वो एक उद्देश्य से नहीं बनाई जाती। नदी घाटी परियोजना जब बनेगी तो उसका उद्देश्य होता है कि भैया इसमें हम बिजली बना लें, बिजली बनाने के साथ थोड़ा सिंचाई भी कर लेते हैं, थोड़ा मछली पालन भी कर लेते हैं, थोड़ा आसपास का जो प्राकृतिक जो परिवेश बन जाएगा उस नदी घाटी परियोजना के कारण, आसपास में पशु पक्षी बढ़ने जाएंगे, जैव विविधता क्षेत्र कभी कभी वो हो जाता है। अलग अलग प्रकार के जब पशु पक्षी पलायन करके वहां घूमने के लिए चलाते हैं, उन लोग के लिए टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। तो इसी को नदी घाटी परियोजना एक होती है लेकिन बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। नदी घाटी परियोजना का विकास विविध उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, जैसे जल विद्युत उत्पादक, सिंचाई की आपूर्ति, जल कृषि, मत्स्य पालन, पेयजल आपूर्ति, परिवहन के साधन का विकास, पर्यटक केंद्र का विकास इत्यादि। अतः एक साथ इतनी सारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्या क्या? जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई में, जल कृषि में, मत्स्य पालन में, पेयजल की आपूर्ति के लिए, परिवहन के साधन के लिए, पर्यटन केंद्र विकास करने के लिए। तो इन सभी का परियोजना के लिए बहुत सारे उद्देश्य होने के कारण इसको बहुउद्देशीय कहते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में किन किन राज्यों में स्थित है? कौन कौन? हीराकुंड दिया हुआ है, तुंगभद्रा दिया हुआ है, रिहंद दिया हुआ है। तो हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है ये बताना है। तुंगभद्रा साउथ बिहार में कहाँ स्थित है? रिहंद आपका उत्तर प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में है। ये आपका क्या आ जाएगा? उत्तर उड़ीसा में हीराकुंड बांध। क्या है आपका? हीराकुंड बांध। जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए क्या और स्पेशल, जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ढहते विश्वास, ढहते
विश्वास, आपका हिंदी में हम लोग बता रहे थे, पढ़ रहे थे ढहते विश्वास, वहां पे आपका हीराकुंड बांध का जिक्र होता है। और हीराकुंड बांध का वहां पे जो जिक्र होता है जो कि उड़ीसा में है, वहां पे बताया जाता है कि जो उसकी जो मुख्य नायिका थी, वो बताते हैं उनके ससुर जी हीराकुंड बांध में काम करते थे, हीराकुंड बांध से पानी छोड़ा गया, तो वहां पे हीराकुंड का बहुत बार जिक्र आता है। उड़िया उड़िया कहानी है, उड़ीसा की कहानी है, तो वहां से आप भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश, साउथ बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, साउथ भारत, दक्षिण भारत की। रिहंद उत्तर प्रदेश, सोन की सहायक नदी है रिहंद। ठीक है, चलिए आगे। ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है? ताप शक्ति संसाधन क्यों समाप्य संसाधन है, यानी उसका उपयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ताप शक्ति जो है कैसे बनती है? कोयला से बनेगी, पेट्रोलियम से बनेगी, या आपका किससे बनेगी? परमाणु ऊर्जा से बनेगी। तो इन सभी चीजों से बनती है। तो कोयला भी समाप्य संसाधन है, उसका भी यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा, इसलिए ताप शक्ति भी समाप्य संसाधन है। पेट्रोलियम भी समाप्य है, इसलिए ताप भी समाप्य है। तीसरा, परमाणु भी तो समाप्य है। बड़े बड़े परमाणु, यूरेनियम अलग अलग प्रकार के जो परमाणु तोड़ जाते हैं वो भी समाप्य संसाधन, इसलिए ताप शक्ति भी समाप्य है। ताप समाप्त शक्ति का स्रोत कोयला है। कोयला का निर्माण लंबी अवधि से एक जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है, इसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, किंतु जबकि अंधाधुंध उपयोग होता है तब इसका भंडार समाप्त हो जाता है। ताप शक्ति एक समाप्य संसाधन है। इसके अलावा ताप शक्ति का स्रोत आप कोयला, पेट्रोलियम और भारी परमाणु है, इस तरह भी लिख सकते हैं ताप शक्ति का। और फिर यहां लिख सकते हैं इसका निर्माण लंबी अवधि से एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है। आज इसको अगर खत्म कर देंगे ताप शक्ति भी खत्म हो जाएगा। 12 नंबर, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? हम लोगों ने बताया था, यूरेनियम के अलावा और भी जर्मेनियम उर्मेनियम क्या था, कोर्स था। परमाणु शक्ति प्रदान करने वाले निम्नलिखित खनिज है: इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट, इन सभी से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए आगे बात करेंगे। मोनाजाइट भारत में कहां कहां उपलब्ध है? देख रहे हैं, मोनाजाइट कहां कहां पाया जाता है पूरे भारत में? क्यों? क्योंकि यूरेनियम जो है भारत में बहुत जगह नहीं पाया जाता है। तो ताप विद्युत केंद्र जहां परमाणु से ऊर्जा बनता है, वहां पे अब मोनाजाइट का उपयोग होने लगा है। क्या होने लगा है? मोनाजाइट का उपयोग होने लगा। और ये मोनाजाइट भारत में पाया जाता है बहुत ज्यादा, केरल में पाया जाता है सबसे ज्यादा। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस सभी के तटीय क्षेत्रों में खनिज का उत्खनन हो रहे हैं, वहीं पे पाया जाता है। क्या है? कहां कहां? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यानी जो तटीय राज्य हैं। देख रहे, केरल भी आपका तटीय राज्य है, समुद्र के किनारे राज्य है। इन सभी क्षेत्रों में आपका मोनाजाइट पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन पे बढ़िएगा। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सोलर प्लेट लगाते हैं, उसपे सूर्य की किरणें बनती है, बन जाता है। देखिए कैसे होता है, ऐसे आपको लिखना है। सौर ऊर्जा में फोटोवोल्टाइक सेल में संचित कर इन किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित कर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसको याद रखिएगा, जो बता दिए थे ना आपको, सोलर प्लेट लगाते हो जाता है, वैसे नहीं होता। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और आपको जितना भी मार्क्स का, भले ही 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन क्यों ना, 2 आउट ऑफ 2 लेना है, तो आपका क्या होना चाहिए? ऐसे लिखना चाहिए और एक ही नाम याद रखिए, आपका पूरा आंसर बन जाएगा। फोटोवोल्टाइक सेल। क्या है? फोटोवोल्टाइक सेल। अगर ऐसे लिख दीजिएगा, सोलर प्लेट लगाते हैं, सूर्य का किरणें पड़ता है, बन जाता है, तो आपका कैसे आएगा? 0 आउट ऑफ 2। ठीक है, इसका मतलब होता है 0। समझ में आया? इस तरह आएगा। अब एक चीज है, अब इसको 2 में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, बस इसका नाम याद रखिए, फोटोवोल्टाइक सेल। सौर किरणों को फोटोवोल्टाइक सेल में संचित कर इन किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित कर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जिसमें हीटर, कूलर, पंखे, लाइट, टेलीविजन जैसे उपकरण चलाए जाते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल, सौर ऊर्जा में सूर्य की किरण में फोटोन होती है। क्या होती है? फोटोन। ऊर्जा के रूप में, सूर्य की किरणों की ऊर्जा के रूप में फोटोन होती है। फोटोन क्या है? फोटोन ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट है। फोटोन क्या है? ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट है। वो जो छोटी छोटी जो पैकेट है वो फोटोवोल्टाइक सेल पे पड़ती है। फोटोवोल्टाइक जो आपका आप क्या बोलते हैं, सोलर प्लेट होती है, वो फोटोवोल्टाइक सेल पे पड़ती है, तो वहां से
उस ऊर्जा को, जो फोटोन नामक जो ऊर्जा है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, शायद ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं? पवन ऊर्जा सबसे बढ़िया कहाँ कहाँ मिल सकती है? तटीय क्षेत्र ही, राजस्थान में सबसे अच्छा, दूसरा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। यानी भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, क्या है? भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, अभी तटीय क्षेत्र कौन से वाले? ये जो पश्चिमी क्षेत्र में जो तटीय क्षेत्र है, यहां वाले, ये गुजरात, महाराष्ट्र, इसके नीचे आपका ऊपर राजस्थान भी, ऊपर यहां आपका बना दीजिए राजस्थान भी, ये आपका राजस्थान भी थोड़ा सा खराब बना होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, ये, और तमिलनाडु आपका इधर है, ये आपका केरल। तो इन सभी क्षेत्र में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। क्या है? पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। खत्म हो गया आपका पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचता है बच्चों। तो हम लोग का जो सेशन हम लोग इतना देर से चला रहे हैं, तो दीर्घ उत्तरीय आप लोग अपने से लिखिए, बनाइए, कैसे कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई भैया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करवा दीजिए, तो दीर्घ उत्तरीय भी करवा देंगे, लेकिन उसके लिए आपके लिए एक छोटा सा सजेशन है। अगर आप चाहते हैं आपके बुक का पूरा क्वेश्चन आंसर, एक एक चीज आपको मिले, कि भैया हमको एक एक चीज मिल जाता ना, याद कर लेते, समझ जाते अच्छे से, तो उसके लिए आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। बुक जो आप लोग परचेज करते हैं उसके जगह पे आप लीजिए रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली, वर्णिका, संस्कृत, पीयूषम, पनोरमा, इंग्लिश रीडर, एसएसटी में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं हमारा जो बुक है। जैसे आपका इस चैप्टर का आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चाहते हैं, तो ये बुक आप परचेज कर लीजिए, और इस बुक में आपको बहुत ही रीजनेबल आपका कॉस्ट पड़ेगा। और कहां कहां मिल जाएगा आपको? फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसके अलावा आपके नजदीकी बुक स्टोर पे मिल जाएगा। इन सभी जगह आपको ये सारा बुक आपको अवेलेबल मिलेगा। सभी चैप्टर, जो भी आपके बीटीबीसी का जो चैप्टर है, जो फोटो है, सब आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ उसका जो भी क्वेश्चन आंसर हो, ऑब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय, जो आज हम लोग स्किप कर रहे हैं, अगर वो भी लिखना चाहते हैं, वो आपको इसमें मिल जाएगा। सेम पैटर्न पे आपका हिस्ट्री भी है, हर एक चैप्टर आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर के साथ, पॉलिटी भी है और इकोनॉमिक्स भी है। इधर बात करें हिंदी में भी आपको सेम वही फीचर मिलेगा, गद्य खंड, पद्य खंड सारा मिलेगा। पद्य खंड में जो आपका जो लैंग्वेज होते हैं, बहुत बार कुछ पद होते हैं, जैसे आपके रहीम के पद हो गए, ये सब जो अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, पद्य खंड का भी आपका इसमें क्या लिखा होता है अच्छे से, बिल्कुल पद्य खंड का भी आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ मिलता है। संस्कृत का भी बुक में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, एक एक संस्कृत का आपको हिंदी दिया होता है। इंग्लिश में एक एक संस्कृत का पैराग्राफ आपको हिंदी किया होता है। यानी एक एक चैप्टर को आप ना सिर्फ समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बल्कि अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। आपका एग्जाम में आपका कोई भी प्रॉब्लम लिटरेचर से नहीं आने वाला। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 600 में आपका 300 नंबर यहीं खत्म हो जाता है। 400 नंबर एसएसटी के लिए क्या, ये सभी बुक परचेज कर लीजिए। साइंस और मैथ का ही जल्द हम लोग का लॉन्च होने वाला है, और सभी सब्जेक्ट का क्लास तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएगा। तो एक कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे इन सभी बुक को परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक अगर आप चाहते हैं किस तरह का पैटर्न होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो क्वेश्चन पैटर्न भी आपको दिख जाएगा 2011 से लेके 2025 तक का। क्या 2011 से लेके 2025 तक का ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक आपका इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों अवेलेबल है। ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। और चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज के लिए आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तीनों क्वेश्चन बैंक है। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को भी ले सकते हैं 2026 के लिए। हर एक चैप्टर का आपको इसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, इंपॉर्टेंट मिल जाता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर है। एक कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन को अपना साथी चुन सकते हैं। हम लोगों ने आपको अपना साथी ऑलरेडी चुन लिया है। आगे बात करेंगे 9th के भी, अगर आपके कोई भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो 9th के लिए भी हमारे सेम पैटर्न पे उसी तरह बुक मिल जाती है। 11th एंड 12th के लिए भी हमारा कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत, कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत, कैप्टन गोधुली, सभी बुक आपको अवेलेबल है। कहां मिलेगी? सभी मिलेगी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन,
अमेजॉन, अपने नजदीकी बुक स्टोर और हमारा ऑफिशियल वेबसाइट roshnipublication.com है, ROSHANI roshnipublication.com। लिंक अगर आपको चाहिए डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप लिंक से डायरेक्ट आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, सभी बुक के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और आगे बात करेंगे तो आज का जो हमारा सेशन है यही खत्म होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए आप हमारे बुक को भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे ज्यादा कमेंट, जितना ज्यादा कमेंट आएगा तो इसका एक दीर्घ उत्तरीय वाला सेशन भी आ जाएगा, लेकिन हमको नहीं लगता आप लोग को जरूरत है उतना। जरूरत है तो बुक से भी अगर आप चाहें काम चलाएं। बहुत सारे बुक ऑलरेडी हम बच्चे ले चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कुछ बच्चे अगर आपका फ्यूचर में अगर मिलते हैं उस तरह से जो यहाँ तक लाए जा सकते हैं तो उनका भी रिस्पांस मैं आपको दिलवाने का ट्राई करूंगा। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।